नमस्कार विद्यार्थियों, आपका एमजे कुमेरिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपनी मूल अधिकार टॉपिक कर रहे थे बीए सेकेंड ईयर का, तो उसमें अपने एक बार फिर से आगे जो अनुच्छेद 22 था उसमें एक टॉपिक बनता है निवारक निरोध, उस पर बात कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 22 के खंड 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई है और यह भारतीय संविधान की सबसे अधिक विवादास्पद धारा है। अनुच्छेद 22 है जो, यद्यपि संविधान में निवारक निरोध की परिभाषा नहीं दी गई है। ध्यान रखना कि निवारक निरोध की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, अपने संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि निवारक निरोध से तात्पर्य फिर भी यह कहा जा सकता है कि निवारक निरोध से तात्पर्य वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए बिना या अपराध किए जाने से पहले और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया की नज़रबंदी है। कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी और नज़रबंद कर लिया जाएगा। तो ये क्या है कि अपराध के लिए दंड देना नहीं, इससे वरन उसे अपराध से रोकने के लिए व्यवस्था की गई। वो अपराध करे नहीं, उससे पहले उसे नज़रबंद कर लिया जाए। एक और बात ध्यान रखना भी, सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू है। ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो निवारक निरोध की व्यवस्था है वो किस काल में लागू है। तो वो सामान्य काल नॉर्मल टाइम में, और संकट काल जो अपने युद्ध वगैरह या 352 वगैरह लगी हो, 356 लगी हो, उस टाइम में भी वो लागू है। तो दोनों ही कालों में, सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू रहेगा। निवारक निरोध के संबंध में विशेष बात है कि यह भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू होगा। विश्व के अन्य किसी भी प्रजातंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। ब्रिटेन, अमेरिका आदि के अंदर प्रजातंत्रात्मक राज्यों में केवल युद्ध काल में ही, ठीक है, इसका युद्ध काल में ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में युद्ध व शांति दोनों समयों में निवारक निरोध की व्यवस्था करता है। तो ये मतलब कंपटीशन लेवल के तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निवारक निरोध कानून भारत में कौन से काल में लागू होगा। तो युद्ध काल और शांति काल दोनों टाइम लागू रहेगा। बाकी और किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य में ये व्यवस्था नहीं है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध की इस व्यवस्था के अंतर्गत अब तक केंद्र और राज्य की सरकारों द्वारा समय समय पर अनेक अधिनियम बनाए गए। तो ये प्रश्न बनता है भी, अभी तक कितने अधिनियम बनाए जा चुके हैं, इनके बारे में बताइए। तो आपको ये प्रश्न आ सकता है, छोटा प्रश्न। तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रमुख अधिनियम कौन कौन से हैं। नंबर 1, निवारक नज़रबंदी अधिनियम 1950 में बना और 1969 तक लागू रहा। निवारक नज़रबंदी अधिनियम। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, इसका दूसरा नाम मीशा नाम से काफ़ी फेमस रहा था, इंदिरा गांधी के टाइम बनाया गया था। 1971 से लेकर 1979 तक लागू रहा था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1981 से आज भी ये लागू है। ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1981 में बना था और आज भी लागू है। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोधक अधिनियम, जिसको टाडा कहते हैं, जिसके अंदर संजय दत्त को भी गिरफ्तार किया गया था, ये 1985 में बनाया गया था और 1995 तक रहा था। आतंकवाद निरोधक कानून पोटा 2002 में बनाया गया था और 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह लागू कर दिया गया गैर गतिविधियां निवारण अधिनियम। 21 सितंबर 2004 को इसे पोटा को निरस्त कर दिया गया था। 21 सितंबर 2004 को, ठीक है, 21 सितंबर 2004 को पोटा को निरस्त कर दिया गया था और गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2004 शुरू कर दिया गया। ये मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम स्टार्ट किया गया था। निवारक निरोध कानूनों का क्या औचित्य है। तो ये भी है भी, क्या वो आज भी औचित्यपूर्ण है या नहीं है, तो इनके बारे में प्रश्न आ सकता है उसी का आगे।
तो निवारक निरोध कानूनों की व्यवस्था की इन आलोचना बहुत सी हुई है। आलोचना के बावजूद इनकार नहीं किया जा सकता कि संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में भी निवारक निरोध की व्यवस्था कुछ सीमा तक आवश्यक व उपयोगी है। संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि अपनी विध्वंसकारी करतूतों से देश की स्वतंत्रता के लिए संकट उत्पन्न करने वाले तत्वों की कमी नहीं है, अतः इन विध्वंसकारी कार्यों पर रोक लगाने के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था व्यक्ति स्वतंत्रता के प्रतिकूल नहीं है। ये ध्यान रखना, भी आपको बताना है, भी आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए भी क्या ये उचित है या नहीं है, तो इसमें आप बता सकते हो ये बात लिख के। एक केस आया था गोपालन बनाम मद्रास राज्य। गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद में न्यायाधीश थे पतंजलि शास्त्री ने निवारक निरोध की उपयोगिता बताई। इस भयावह उपकरण की व्यवस्था जिसका प्रजातांत्रिक संविधान में कोई स्थान नहीं है, मतलब ये जो व्यवस्था की इसका प्रजातांत्रिक संविधान में कोई मतलब स्थान नहीं है, जो मौलिक अधिकारों की पवित्रता के प्रतिकूल संविधान में की गई प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध उस समाज विरोधी तथा विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध की गई है। ये समाज विरोधी और विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध ये व्यवस्था की गई है, जिससे क्या हो, नवजात प्रजातंत्र राष्ट्रीय हित को खतरा है। जो ये विध्वंसकारी गतिविधियां करते हैं जो लोग, उनसे क्या है कि जो अपना ताज़ा ताज़ा बना था राज्य और उसको प्रजातंत्र को उन लोगों से खतरा था। इस वजह से ये निवारक निरोध की व्यवस्था की गई थी। जो अफवाहें फैलाकर उपद्रव करवाते हैं उनको पकड़ने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। भी उनके द्वारा कोई ऐसा वक्तव्य, ऐसी सभा सम्मेलन न किया जाए जिससे लोगों में आक्रोश फैले, उससे पहले उन्हें नज़रबंद कर लिया जाता है। ऐसा बहुत सी स्टेट में किया जाता है भी। अगर कोई उपद्रव फैलने की आशंका हो तो उससे पहले उपद्रवी व्यक्ति को या जो भाषणबाज व्यक्ति है जो भाषण देते हैं ऐसे, उनको क्या है कि नज़रबंद कर लिया जाता है। अब अपने नेक्स्ट अनुच्छेद कर रहे हैं भी। स्वतंत्रता का अधिकार अपने कर लिया। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार था जो अपने किया। 6 स्वतंत्रताएं हैं, या अनुच्छेद 20 और 21 जीवन का अधिकार, 22 ये सारे अपने किए। बंदीकरण से संरक्षण वगैरह की बात अपने की। अब अपने करते हैं अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये अनुच्छेद 23-24 में दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 व 24 सभी नागरिकों, ठीक है, के शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। शोषण की सभी स्थितियों को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। सब प्रकार की स्थितियों को समाप्त करने का प्रयत्न किया है इन अनुच्छेदों के द्वारा। जो बातें लिखी है इनके द्वारा। इस संबंध में निम्न व्यवस्थाएं हैं। मनुष्य के क्रय विक्रय एवं बेगार पर रोक, अनुच्छेद 23 है ये। मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, अनुच्छेद 23(1). मनुष्य के क्रय विक्रय एवं बेगार तथा इसी प्रकार की अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। तो यहाँ बात समझ में आई कि बेगार या क्रय विक्रय मतलब मनुष्य की खरीद फरोख्त, जो बच्चे या महिलाओं या किन्हीं दासों वगैरह को बेचा जाता है, उस पर रोक लगाई गई है। ठीक है, खरीद फरोख्त पर रोक। खरीद फरोख्त किन की? महिलाओं, बच्चों, इनके खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है इस अनुच्छेद के द्वारा। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। जो बेगार प्रथा है, बिना पैसे की किसी से ज़बरदस्ती श्रम ले लिया जाता है, उनको कुछ नहीं दिया जाता, तो उस चीज़ को इसमें गलत ठहराया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अगर कोई ज़बरदस्ती किसी से काम करवाता है तो ये क्या है, दंडनीय अपराध बनाया गया अनुच्छेद 23 के द्वारा। भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार हरिजन, खेती हर श्रमिकों या स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अनाचार
लगाए गए थे, किए जाते थे। नवीन संविधान के अंतर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय घोषित किया गया है। वास्तव में ये दंडनीय बनाया गया है। अगर कोई ज़बरदस्ती जैसे बाल श्रम करवाता है और इन चीज़ों पर, इन अनुच्छेदों के द्वारा, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23-24, इनके द्वारा दंड दिया जाता है। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद है कौन सा? सार्वजनिक उद्देश्य से श्रम की योजना लागू कर सकता है। सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम किया जा सकता है, मतलब जो सभी का जिसमें भला हो, इस प्रकार का कोई श्रम योजना है तो वो करवाई जा सकती है। लेकिन ऐसा करते समय राज्य क्या करे? नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ण, सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। देखो भी, राज्य है ना, वो सार्वजनिक उद्देश्य से कोई श्रम योजना लागू कर सकता है, उनका कोई टाइम लगा सकता है, लेकिन ऐसा करते हुए राज्य क्या करेगा? नागरिकों के बीच में कोई धर्म से संबंधित, कोई जाति वंश से संबंधित, या वर्ण व्यवस्था से संबंधित, या सामाजिक स्तर भी, ये तो अमीर है, ये गरीब, इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर तो वो ये योजना लागू कर सकता है। अनुच्छेद 24-23 तो क्रय विक्रय या बेगार प्रथा पर रोक की बात करता है, और अनुच्छेद 24 है जो बाल श्रम निषेध की बात करता है, बालकों से श्रम न करवाया जाए। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। देखो कि बच्चों को कोई कारखानों या खान हो या अन्य कोई जोखिम वाले काम हो, वहाँ पर नियुक्त नहीं कर सकते, लेकिन अन्य प्रकार के कामों में लगाया जा सकता है। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बंधुआ मजदूरी के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए 1975-76 में कुछ कदम उठाए गए थे। 1996-97 में न्यायालयों ने बाल श्रम निषेध पर बल दिया। अतः प्रशासन बाल श्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है आज भी। लेकिन बंधुआ मजदूरी हो या बाल श्रम, ये सभी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम है। भी गरीब हैं वो करते हैं और वो चले भी जाते हैं बंधुआ मजदूरी में और बाल श्रम करने के लिए। अतः मात्र कानूनों या आधे अधूरे प्रशासनिक प्रयत्नों से इन स्थितियों को समाप्त कर पाना संभव नहीं है। इनके लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए। उनका बेसिक ही मजबूत किया जाए, गरीब व्यक्तियों को पहले ही स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो वो अपने बच्चों को इस प्रकार के काम न करवाए, न भेजे।